तो दोस्तों, अगर आप इस बार आर्मी बनना चाहते हैं, आर्मी में अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो इस टोटल 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का आपके पास आंसर होना ही चाहिए। यानी इस क्लास में अगर 40 क्वेश्चन आपने कर लिया है ना, तो इस बार आपका एग्ज़ाम जो है ना आराम से निकल जाएगा। इसीलिए इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपने सही करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय गणराज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। यानी कि हमारे देश के जो प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, वो कौन होते हैं। यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश दिया गया है। तो जो भी आपका आंसर है ना, अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करिएगा। तो जिन बच्चों का यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर अगर सी आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका राष्ट्रपति दिया गया है, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये तो पता होना ही चाहिए, और इसके अलावा एक चीज़ और पता होना चाहिए। यहाँ तो दिया है कि हमारे देश का जो हेड होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति कहलाता है, प्रेसिडेंट कहलाता है। लेकिन हमारे राज्य का हेड कौन होता है, हमारे स्टेट का हेड कौन होता है, हमारे स्टेट का हेड कौन होता है, संवैधानिक हेड कौन होता है, तो वो होता है गवर्नर। क्या होता है, वो होता है गवर्नर होता है। कौन होता है, गवर्नर होता है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और आर्टिकल का जो कौन से आर्टिकल में आता है राष्ट्रपति, हमारे संविधान के आर्टिकल किस में आता है, तो आर्टिकल भी नोट कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये 52 से लेकर 62 तक दिया गया है। ये राष्ट्रपति के बारे में ये बताता है ये अनुच्छेद। ठीक है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहले भारतीय कौन थे। यानी अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो ये थे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि इटली की राजधानी क्या है, तो इटली की राजधानी क्या है, तो इटली की राजधानी है रोम। क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर वियना है, बर्लिन है और मैड्रिड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वियना जो है ना, ये आपका ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक ना, ऑस्ट्रिया बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है आपका, ये वियना है। और बर्लिन किसका है, तो बर्लिन जो है जर्मनी का है। किसका है, जर्मनी का है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। जर्मनी का कैपिटल क्या है, बर्लिन। और आपका मैड्रिड किसका है, तो ये आपका स्पेन का कैपिटल क्या है, तो आपका मैड्रिड है। ये सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड में कौन सा है, तो ये हमारा देश ही है। हमारा देश भारत जो है, हमारे भारत देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, ये माना जाता है MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगर इसी में हम ऐड कर दें जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ऐड कर दें, क्या कर दें, जय विज्ञान ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन था कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। ये पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ना, पानीपत का पहला युद्ध जो 1526 में हुआ था ना, ये बाबर और इब्राहिमी लोदी के बीच में हुआ था। उसी के बाद मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था हमारे देश में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। राजा की उपाधि किसने दिया था, तो राजा को उपाधि दिया गया था ये अकबर द्वितीय ने दिया था उनको। ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की
संस्था कौन सी है, यानी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन का कौन सा संस्था है जो बच्चों के लिए स्पेशल काम करता है? ये जो है आपका यूनिसेफ है। क्या है? यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाता है। आगे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा वन वाला क्षेत्र है? तो सबसे वन ज़्यादा जो है कौन से राज्य में है? ये आपका है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले में है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये है आपका अरावली। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला आम चुनाव जो आयोजित किया गया था, कब किया गया था? तो ये 1951 से 52 में किया गया था। ठीक है। और आप लोगों के पास एक चीज़ के लिए मैं रोकना चाहूँगा कि वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड आपको पास होना ही चाहिए। ठीक है ना। और उसमें जो आपका टी आर्मी का टेस्ट दिया गया है ना, सभी बच्चों के फ़ोन में ये ज्वाइन होना चाहिए। और सभी बच्चों से मैं कहता हूँ कि इसका टेस्ट लगा के जाइए। अब आपके इस वीरपथ के टी आर्मी के टेस्ट में टोटल 36 टेस्ट हो गए हैं और एक जो है ना आपका 100 क्वेश्चन का जीके है। इसमें अभी और भी टेस्ट आपके लिए आएंगे, लेकिन आप के लिए मैं कहूँगा कि सभी लोगों से कि आप ये 36 टेस्ट को लगा कर जरूर जाइएगा। इसमें से कम 30 टेस्ट भी ज़रूर लगा लीजिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? चेकमेट जो है ना कौन से खेल से संबंधित है? चेकमेट जो है ना आपका ये शतरंज से है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है युआन या फिर रेन मिनबी है। युआन ही आपके ऑप्शन में आएगा ज़्यादातर। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी? यानी पहली भारतीय महिला कौन थी जो जिनको पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? तो ये थी आपका मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। आगे है भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। तो सबसे बड़ा राज्य जो है ना ये आपका है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु जो है आपका यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर तमिलनाडु नहीं है, ये आपका केरल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक मेरे सामने में आ गया। देखिए तमिलनाडु जो है ना ये दूसरे नंबर पर आता है। तमिलनाडु जो है ये दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन आता है? तो एक, यानी कि आपका केरला। केरला जो है सबसे बड़ा रबर का उत्पादन यानी कि नेचुरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत का एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना उच्च न्यायालय यानी कि अपना हाई कोर्ट है, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि यूनियन टेरिटरी है? ये आपका दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है। अब देखिए आपके सामने में चंडीगढ़ का कहाँ है? चलिए मैं आगे अगले क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। चलिए अभी मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको चेक करवाने के लिए इस क्लास में से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। चलिए हाँ, चंडीगढ़ के नाम दे ही दिया है मैंने ना। चंडीगढ़ जो है ना कि कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? ये आता है पंजाब एंड आपका हरियाणा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत में ये आता है चंडीगढ़। और पुदुचेरी किसके अंतर्गत आता है? तो पुदुचेरी आता है ये मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। क्या आता है? मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत ये आता है। और दिल्ली तो आपने देख ही लिया। ठीक है ना। और लद्दाख जो है ना ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। क्या में आता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत आता है। ये आपका हाई कोर्ट के अंतर्गत लद्दाख आता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? ऑपरेशन विजय जो है ना ये कारगिल युद्ध से संबंधित है। कारगिल युद्ध से संबंधित है ऑपरेशन विजय। ये कब? तो 1999 के बारे में बात है। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था कारगिल के डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि जम्मू कश्मीर का एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर है। आगे है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस आपका हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। अगले क्वेश्चन में है कि रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग में होता है?
तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है ये होता है आपका फेफड़े और गुर्दा में होता है, लंग्स एंड किडनी में होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, शुद्धिकरण यहाँ बात है, यहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा आंसर में देने में। ठीक है, आगे है तापमान की एसआई इकाई क्या है, यानी टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे है दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर के चीज़ों को देखते हैं, पास की चीज़ को नहीं देखते हैं। तो उस को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये क्या आता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका। आगे दिया गया है दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है। तो दूध का सफ़ेद रंग जो होता है ना, ठीक है, ये होता है केसिन के कारण से, केसिन कारण से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कवक के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो कवक से होने वाला रोग जो है ये आपका दाद है। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है रिंगवॉर्म। ठीक है, आगे है शुष्क वर्ब का रासायनिक नाम क्या है। ड्राई आइस का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। आगे है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कहता है फैराडे के नियम पर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आंसर है। जिसका भी आंसर पता नहीं होगा आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि नोट जरूर बनाइएगा, नोट बना के रिवीजन जरूर करिएगा। रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई भी क्लास का बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। आपको वीरपथ में एप्लीकेशन में अगर टेस्ट ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा। आगे है कि हवा की नमी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हवा की नमी को मापने के लिए हाईग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर है। ठीक है, आगे है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं। तो मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर है। आगे है गुर्दे की सबसे छोटी इकाई, कार्यात्मक इकाई क्या है। गुर्दा का सबसे छोटी इकाई जो होता है वो क्या है? ठीक है, तो ये आपका है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर दिया गया है। आगे है सभी प्रोटीन में सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। जितने भी प्रोटीन है कौन सा तत्व है जो सब में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर है। आगे है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं, मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये क्या आता है आपका सिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि जंग लगने का रासायनिक सूत्र क्या है। जंग लगने का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो वो होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? तो ये फेरिक ऑक्साइड का आपका ये फार्मूला दिया गया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, आगे है मानव शरीर में मेलेनिन का कार्य क्या है। तो मानव शरीर में मेलेनिन का कार्य जो होता है ना, ये परावैंगनी किरणों को से रक्षा करता है। ठीक है, परावैंगनी कारण से हमारा त्वचा का जो रंग जो होता है ना, हमारा त्वचा का रंग होता है, बालों का रंग जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो ये मेलेनिन के कारण से ही होता है। और ये हमको परावैंगनी किरण से भी हम लोगों को रक्षा करता है, बचाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे आपको यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन मिलेगा 15 क्वेश्चन। तो मैथ सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, पॉज करने के बाद आंसर आप मेरे आंसर से चेक कर लीजिएगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ और आप लोग कैसे बनाया था और आपका आंसर क्या था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टंकी को भरने में ए और बी एक साथ 12 घंटे लगते हैं। यदि बी अकेला ए से 10 घंटा अधिक लेता है तो ए अकेला टंकी को भरने में कितना समय लेगा। यानी कि ए और बी मिलके भरेगा तो 12 घंटा लगेगा। ठीक है, और आगे कह रहा है कि बी जो है ना ए से 10 घंटा अधिक लेता है भरने में। ठीक है, बी जो है ए से 10 घंटा अधिक लेता है भरने में, तो ए को कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन को जब तक समझ नहीं आए ना, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते रहिएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर लूँगा, इसको देख लीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए।
मैं मान लूँगा कि ए जो है ना, ए जो है x घंटे में भर सकता है, तो b कितने देर में भरेगा, b कितने देर में भरेगा, तो b भरेगा आपका x प्लस 10 घंटा में भरेगा। ठीक है, इतना ही भरेगा ना, जैसे ये क्वेश्चन में कह रहा था ये, उसकी तरह से मैंने कर दिया। अब देखिए आपने क्या पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था, जब दोनों मिलके काम करता है तो 12 घंटा लगता है ना। देखिए तो यहाँ पर 1 में x कर लीजिए। x मैंने क्यों किया, मैंने क्योंकि देखिए a जो है ना ये x घंटे में भरता है, तो b इतना देर में भरता है, तो उसका 1 घंटे का काम कितना होगा, 1 में x जो मैंने बता दिया है पिछले क्लास में। और b का कितना हो जाएगा, 1 में x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 10 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 1 में 12। अब दोनों मिलके 1 घंटे का काम कितना निकल जाएगा, 12 घंटे में करता है तो 1 घंटे का काम इतना हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये है, एक तरीका तो आपका ये है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका इसी में मैंने क्या बताया था आपको, मैं देखिए आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। जो x का वैल्यू जो आएगा ना वो आपका आंसर निकल जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इतना कर लीजिएगा आप लोग। साथ साथ में एक तरीका मैंने बताया था, जब आपको a का पता हो b का पता हो और दोनों मिलके तो दिया गया ना, दोनों मिलके यहाँ 12 घंटे में काम करता है ना, भरता है ना, तो देखिए पहले a का कितना है, x गुना में कर लीजिए x प्लस में 10 और बटा में क्या कर लीजिए x प्लस 10। मैंने बताया था ना, दोनों ऊपर गुना होगा और नीचे में दोनों जोड़ के यहाँ पर 12 हो जाएगा, दोनों मिला के 12 काम दिया गया ना। अब आपको यहाँ सॉल्व कर लेना है, बस बात, आपका आंसर वही आएगा, x स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर, देखिए दोनों गुना करूँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x और नीचे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस में 10 हो जाएगा, बराबर में 12/1 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 1 मिनट, अब देखिए यहाँ पर, अब इसको क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या कर दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इसको ऐसे गुना करेंगे आप, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ इन दोनों गुना करूँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व मैं करता हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 10x बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 दूना में 24x प्लस में 12 120। ठीक है, अब यहाँ पर 120 हो गया आपका, ये आपका 120 मैं कर देता हूँ यहाँ पर। आपके x प्लस एक जगह ला दीजिए यहाँ पर, इसको इस तरफ आ जाएगा ना ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 10 है, अब इस तरफ क्या आ जाएगा, प्लस 10x माइनस में 24x और माइनस में 120 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में कितना हो जाएगा, ये आपका 14x और माइनस में 120 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका x का मान 120 आ जाएगा यहाँ पर आपका ये। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 2 फार्मूला पता होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए और परिधि पता होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, यहाँ पर लिखता हूँ एरिया बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है आपका 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब दोनों का अनुपात निकालना है ना, दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, यानी कि इसको कैसे, पाई आर स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा और एक आर से एक आर कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ऊपर में एक आर बच जाएगा, नीचे में 2 बच जाएगा। अब आर का यानी कितना दिया गया, 14 दिया गया ना, ये 14/2 हो जाएगा ना। अब कितना हो जाएगा, काट के यहाँ पर 7/1, यानी कह सकता हूँ कि 7:1 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका है कि साधारण ब्याज की 5% दर पर कितने समय में 6000 का ब्याज 1800 रुपया हो जाएगा। तो बोल रहा है समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, टाइम पूछ रहा है ना, बोल रहा है हाउ मच टाइम विल। अब यहाँ पर टाइम के लिए फार्मूला मैं बताऊँगा आपको और पता भी होगा आपको। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है पहले देख लीजिए। यहाँ पर आपको रेट कितना दिया गया है, 5% और प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो 6000 दिया गया है आपको। और यहाँ पर ऐसा यानी कि इंटरेस्ट कितना दिया गया आपको, तो यहाँ पर 1800 दिया गया है। और टाइम का फार्मूला कि मैंने क्या बताया था आपको, जब आपको SI दिया हो तो SI इंटू में 100 अपॉन में
पी इंटू में, यानी कि प्रिंसिपल इंटू में रेट, यानी कि ऐसा कितना दिया है मुझे, 1800 दिया है ना, तो 1800 गुना में 100 कर लीजिए, और यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है 6000 गुना में रेट कितना दिया है, तो 5%, 5 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 0, 2 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 3 0 खत्म हो गया आपका, 6 3 18, 3 30 हो जाएगा ये, और 5 से काटूंगा तो 5 छक्के 30, यानी काट कितना आ गया आपका, 6 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब इसका वैल्यू दिया गया, यानी कि x प्लस 1/x बराबर में 5 दिया है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए एक फार्मूला याद कर लीजिए। इसके लिए फार्मूला क्या है देख लीजिए। यहाँ पर इसके लिए जो फार्मूला आपका दिया गया है, यहाँ पर जब आपका x प्लस 1/x बराबर में अगर मान लिया जाए, कुछ भी दिया रहे, मैं p मान लेता हूँ, p मान लीजिए, x मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, यहाँ पर x तो दिया ही गया तो इसलिए मैं p मान लिया हूँ। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ बराबर में क्या हो जाएगा, p का क्यूब माइनस में 3 इंटू में p हो जाएगा, यानी जितना आपका वैल्यू दिया रहे। यहाँ आप देखिए p बराबर कितना दिया गया आपको, p मैंने मान लिया, आप p के बदले में कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर p दिया गया 5 दिया गया ना, तो 5 का क्यूब कर दीजिए, माइनस में 3 गुना में 5 कर दीजिए। यहाँ पर p का वैल्यू दे दिया हमने, 5 पंजे 25 पंजे 125, माइनस में 5 दिया 15, यानी कि 110 हो जाएगा आपका निकल के। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये ए में दिया गया है। इसमें आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इसमें आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये यानी अगर आपको इतना का वैल्यू कुछ भी दिया रहे, यहाँ पर इतना का वैल्यू आपको कुछ भी दिया रहे जो आपको दिया गया है, p मैंने मान लिया, तो यानी कि इसके फार्मूला को याद कर लीजिएगा। ये तरीका फार्मूला याद कर लीजिएगा, p का क्यूब कर दीजिएगा और माइनस में 3p कर दीजिएगा, ये आपका क्यूब वाला में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है तो खर्च समान रखने के लिए कितना % की वृद्धि करनी होगी। यहाँ क्या बोल रहा है, वृद्धि यानी कि इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इंक्रीज़ के लिए मैंने क्या बताया था, इंक्रीज़ करने के लिए यानी कि परसेंटेज इंक्रीज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट इंक्रीज़ कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया, जैसे एक्स जितना आपको बढ़े कमी किया है वो, और नीचे में क्या करेंगे, यहाँ पर 100 माइनस में क्या है, अगर बोल रहा है वृद्धि करना है ना, इंक्रीज़ करना है, तो नीचे में आप एक्स को कम कर देंगे। जब बोलेंगे कम करना है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, गुना में कितना हो जाएगा 100। अब क्या एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, 10, 10/100 माइनस में 10 और गुना में 100, यानी कि 10 में कितना हो जाएगा, 90 गुना में 100, यानी कि 1000 बटा में 90। अब काटूंगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 100/9, 100/9, अब भाग लगाएंगे ना, तो 11×99, 1/9%, यानी कि 11.1/9 किस में दिया, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे ना, आपका ये 0 0 कट जाता है ना, 100/9 होता है ना, 100/9 मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है ना, 9 यहाँ कर दिया। इसको सॉल्व करने पर 11.1/9 आपका % आपका आंसर निकल के आ गया। बस आपको इसमें क्या करना है, ये फार्मूले को आपको याद करके रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है और एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए मैंने क्या बोला था, जब एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा ना, प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ट्रेन जो है ना कितना दूरी चलेगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे तो इतना आप क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन जब एक खंभे को पार करेगा, जब एक पोल को पार करेगा तो डिस्टेंस कितना रहेगा, तो जितना ट्रेन की लंबाई रहेगा ना उतना ही लंबाई के बराबर में दूरी चलेगा। उस कंडीशन में दूरी आपका अलग हो जाएगा। अब देखिए जब एक प्लेटफॉर्म को पार करता है और जब एक खंभे को पार करता है तो ट्रेन तो वही रहता है ना, तो लंबाई तो बराबर ही रहेगा और उसका स्पीड भी उतना ही रहेगा ना, स्पीड भी उतना ही रहेगा। जब खंभे को पार कर रहा है तभी उतना ही स्पीड है और आपका जब एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तभी स्पीड उतना ही दिया है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो यहाँ मान लूँगा मैं। अब मैं इसको देखिए, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, इससे थोड़ा सा आपके लिए चलिए इसको देख लीजिए। यहाँ पर मैं मान लूँगा कि ट्रेन की लंबाई कितना है, ट्रेन की लंबाई कितना है, ट्रेन लेंथ कितना है, x है। ठीक है, वही क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा जब खंभे को पार करेगा। तो अब देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्पीड इक्वल टू स्पीड कर रहा हूँ। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आपको इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, यानी डिस्टेंस अपॉन में
टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना निकल जाएगा। जब आप प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो दूरी कितना चलेगा, प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो 150 मीटर प्लस में अपनी लंबाई। अभी मैंने बोला था जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो दूरी इतना चलेगा, बटा में क्या दूरी निकल गया, समय कितना ले रहा है 15 सेकंड ना, 15 मैं यहाँ कर दिया हूँ बराबर में। अब देखिए खंभे को पार कर रहा है ना, तो कितना दूरी चलेगा, तो अपनी लंबाई x माना था यहाँ हमने, बटा में कितना हो जाएगा, कितना समय लेता है यहाँ पर 9 सेकंड टाइम लेता है, यहाँ पर 9 सेकंड टाइम दिया गया ना। अब आपको क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए यहाँ पर। अब इसको सॉल्व मैं कर रहा हूँ ना, तो कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x, और यहाँ पर बराबर में कितना हो जाएगा, ये 15 नमा 135 यहाँ पर 0 माला प्लस में 9x हो जाएगा ना। अब देखिए x वाला को एक इधर कर दीजिए, तो 15x माइनस में 9x बराबर में कितना हो जाएगा 1350, यहाँ कितना 6x हो जाएगा, बराबर में 1350 हो जाएगा ये। यानी कि आपको यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 1350 बटा में 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, यानी 225 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ये बी में दिया गया है। आपको मेन इतना ही समझना था आपको, बाद बाकी सॉल्व खुद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बस जो मैंने बताया है समझाया है ना, उस तरीके से समझिएगा आप लोग। आगे है कि 7200 को ABC में बांटना है और इस अनुपात में बांटना है, तो C का हिस्सा कितना होगा, C का पार्ट कितना होगा। अब देखिए C का पार्ट कितना इसमें से है 4 है ना, यानी कि 7200 कर दीजिए गुना में 4 C का पार्ट, और 2 3 5 और 4 9, और नीचे वाला को जोड़ कर दे दीजिए। तो 9 हमने कहाँ से लाया है, इन दो को मैंने जोड़ दिया, जोड़ कितना 9 आ रहा है ना। 9 में से 4 भाग किसका है, तो C का भाग है। अब कुछ नहीं करना है, अब काट लीजिए, यहाँ पर काटेंगे ना तो क्या आ जाएगा 9 8 72, यानी कि 800, चौका में 3200। आपका आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है आपका कि 15 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि 18 वर्ष का बच्चा समूह में शामिल होता है तो नई औसत क्या होगा। पहले देख लीजिए 12 वर्ष था किसका, 15 बच्चों था ना, तो इसका कुल योग कितना हो जाएगा, टोटल आयु कितना हो जाएगा, टोटल एज कितना हो जाएगा आपका 15 गुना में 12 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब क्या है, अब मान लो कि अब कितना हो गया, अब एक बच्चा इसमें शामिल हो गया ना, एक बच्चा और शामिल हो गया 18 वर्ष का, उसका अब कितना हो जाएगा औसत, ये पूछ रहा है ना। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, अब टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल एज अब कितना हो जाएगा, अब टोटल एज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 प्लस में 18, यानी कि कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। अब क्या निकालना है मुझे, एवरेज निकालना है ना, एवरेज AVERAG, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल इतना बटा में कितने लोग हो गया, अब 15 था, अब कितने हो गए, एक लोग ऐड हो गए ना, 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 1 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा। 16 हमने कहाँ से लाया, समझ में आ गया ना। औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, कुल योग बटा में कुल संख्या, कुल योग मैंने यहाँ पर निकाल लिया कुल योग, और कितने लोग हो गए अब 15 1 और 1, ठीक है ना 16। अब उसको भाग लगा दीजिए, भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 16 1 16 3 और 16 2 32, यानी कि 12 समथिंग में कुछ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 15 150 30 180 में 18 वर्ष का एक बच्चा समूह में शामिल होता है, तो आप जोड़ेंगे इतना आ जाएगा, यानी कि 12 समथिंग कुछ आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 12 दशमलव में कुछ ना कुछ आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया 800, यानी कि मार्केट प्राइस कितना दिया गया 800 दिया गया है, दुकानदार 20% का छूट देता है, तब भी वो लाभ कितना कमाता है, प्रॉफिट कितना कमाता है 20%, तो उसका क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ मान लूँगा क्रय मूल्य बराबर में x मान लूँगा। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था आपको, इसका अमाउंट अलग होगा लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम था, तो आप लोग बना के देख लीजिए। यहाँ पर बस वीडियो को पॉज करके बनाइएगा आप लोग और आंसर निकाल कर देख लीजिएगा कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मार्केट प्राइस इंटू में क्या डिस्काउंट देता है ना 20% का, तो कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, 80 बटा में 100, ये क्या निकल जाएगा। अगर मार्केट प्राइस पर हम लोग डिस्काउंट का कम कर दिए तो क्या निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा ना, ये निकल गया सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस में हम लोग गुना कर देंगे ना, आपका 20% लाभ हो रहा है ना, 120 कर दूंगा बटा में 100, ये क्या निकल जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस में 20% लाभ ऐड कर दिया हमने तो क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया ना, तो सेलिंग प्राइस दोनों को मैंने बराबर कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब मार्केट प्राइस 800 दिया गया ना, तो 800 गुना में 80 बटा में 100 बराबर में कितना हो जाएगा, CP इंटू में 120 बटा में आपका 100। अब इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर कमेंट में करिएगा, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिएगा आप लोग,
इसको सॉल्व करके। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में आपका घातांक करनी से आपका क्वेश्चन है। क्या करते हैं, जब बेस समान होता है ना तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं गुना में, और जब भागा रहता है तो पावर को हम लोग घटाते हैं। अब देखिए 5 के पावर कितना हो जाएगा, गुना में है दोनों ना, ये 5 के पावर में जुड़ जाएगा, 3 प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भागा में कितना, 5 पावर में ये आपका 6 है, कितना हो जाएगा, 5 के पावर में 7 हो जाएगा, और भागा में 5 के पावर में 6 है। अब देखिए 5 लिखूंगा और पावर में 7 माइनस में 6 कर दूंगा, क्योंकि भागा में है ना और बेस समान है ना, कितना 5 पावर में 1, यानी कि आपका 5 और क्या हो जाएगा, आंसर निकल के ऑप्शन नंबर ए में ये दिया गया है। ठीक है, आगे है आपका, अगले क्वेश्चन में है आपका कि 1/2, 3/4, 5/6 का SCF कितना होगा। देखिए जब आपको 1/2 पूछ रहा है और 3/4 है और आपका 3/5/6 है, इसका SCF निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो अब SCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऊपर वाले को क्या कर देंगे, यानी कि 1, 3, 5 का क्या निकाल देंगे, SCF निकाल देंगे। ठीक है, और 2, 4 और 6 का क्या निकाल देंगे, LCM निकाल देंगे। ठीक है, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 3, 3 और 5 का SCF हो जाएगा, 1 हो जाएगा SCF, और दोनों का LCM कितना हो जाएगा, 4, 2, 4 और 6 का 6 दूना 12, 12 हो जाएगा, 1/12 आंसर निकल के आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, भिन्नों का जब निकालते हैं ना आपका, तो ऊपर का क्या करते हैं, SCF बराबर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर SCF ऊपर हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ऊपर वाले संख्या का SCF कर दीजिएगा और नीचे वाला का LCM कर दीजिएगा, और वही LCM का जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो ऊपर वाला का LCM कर दीजिएगा और नीचे वाला क्या क्या SCF कर दीजिएगा, ये आपका LCM निकल जाएगा। किस में, जब आपका बट्टा वाला दिया रहे तब। इसमें क्या कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने का कितना संभावनाएँ हैं। अब देखिए यहाँ पर पासा को फेंका जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, सम संख्या कितना है, तो यहाँ पर या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या 6 आएगा। सम संख्या यही होता है ना। अब कितना पासा में कितना फलक होता है, तो 6 फलक होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में से कितना, 2, 4, 6 और कितना है आपका, ये आपका इतना आ सकता है सम संख्या ना, तो 3 दिया गया है और यहाँ दिया गया है 6, 3/6 कर दीजिए। 3 बार आ सकता है, कितना, 6 बार में से बस 1 में आप काटेंगे ना, 2 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी निकल के आ जाएगा। यानी सम संख्या 3 बार आ सकता है, कितना में से, 6 बार में से। 6 बार फेंकेंगे ना अगर ना अपना, ठीक है, 6 बार में से 3 बार आ सकता है, इसलिए प्रायिकता कितना है, प्रोबेबिलिटी इतना। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 50 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 50 का क्या निकाल लीजिए आप लोग, आभास गुणनखंड निकालिए। 2 से निकालेंगे ना 25 हो जाएगा, और 5 से निकालेंगे तो 55 से 25 हो जाएगा, यानी 2 गुना में 5 गुना में 5। अब घन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, घन बनाने के लिए, क्यूब बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोई भी संख्या 3 बार होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें आपको देखिए 2 एक ही बार है ना, तो 2 बार तो आपको गुना करना पड़ेगा 2 को, तो क्या 1, 2 और 3 बन गया। 2 5 बार है ना, तो 1 बार आपका 5 से गुना करना पड़ेगा। यानी अपने मन से आपने क्या ऐड किया, आपने जोड़ा बनाने के लिए 2 बार आपने 2 बार ऐड किया, 1 बार आपने 5 ऐड किया, यानी कितना, 2 गुना में 2 गुना 5 अपना मन से ऐड किया आपने, यानी कि गुना करके 20 आ गया है। यानी कि 50 में आप 20 से गुना करेंगे ना, 50 में 20 से गुना करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा ना। तो 1000 क्या है, 10 का स्क्वायर है ना, पूर्ण माफ कीजिएगा, यहाँ पर 10 का क्यूब है ना, 10 देंगे 100, देंगे 1000, यानी कि 20 से गुना करना पड़ेगा आपको। यानी कि 3 आपको जोड़ा बनाना है, 1, 2, 3, 1, 2 और 3। क्या आपने मन से ऐड करा है, तो आपने ऐड करा था, ये ऐड करा था आपने, इसीलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 20 को से आपको गुना करना पड़ेगा 50 में, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि x + y बराबर में 7 है, और यहाँ पर x - में z बराबर में 5 है, तो बोल रहा है इसका वैल्यू कितना होगा। अब इसमें क्या करना आपको देख लीजिए, यहाँ पर इसका वैल्यू पता करने के लिए अब इसमें पहले क्या कर लीजिए, x + y बराबर कितना दिया गया, 7 है ना, और x - y बराबर में z है ना। अब देखिए इसका वैल्यू इतना मैं लिख दिया, और प्लस में क्या कर दूंगा, मैंने दोनों को जोड़ा है ना यहाँ पर, और x - z, देखिए दोनों वैल्यू मैंने ये और ये लिख दिया, मैंने ये और ये मैंने लिख दिया। तो इसका वैल्यू को जोड़ेंगे हम लोग, 7 + में 5 जोड़ेंगे ना। अब क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये y तो y ही रहेगा, और माइनस में z रहेगा ना, बराबर में 7 5 12। यही तो दिया गया आपका, ये और ये दोनों मैच कर गया ना। देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला मैच कर गया ना, इसका वैल्यू 12 आ गया ना, तो 12 आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
यहाँ पर टोटल हमने क्वेश्चन करवाया है 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन राइट है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग टी आर्मी का टेस्ट भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत अगर आपको हो रहा है आपको तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।